हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं ऑप्टिक्स की एक और क्लास लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिफ्रैक्शन के लॉज। रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो मेनली जो है स्नेल के लॉज के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि स्नेल का लॉ सिर्फ सेकंड लॉ है, इसके अलावा भी हमारे पास में दो रूल्स और भी हैं, तो हम बात इन्हीं की करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। अपवर्तन के जो नियम है उनके अंदर पहला नियम लगभग परावर्तन के प्रथम नियम से मिलता हुआ है। परावर्तन का पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। यहां जहां परावर्तित किरण आपने वर्ड बोला, वहां अगर आप अपवर्तित किरण वर्ड बोल देते हैं देन इट इज फॉर रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ जो आपका है, आप लिखेंगे अपवर्तन का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। देखिए ध्यान से क्या होगा, ये हमारा मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, हिंदी में कहें तो माध्यम एक और माध्यम दो। ये म्यू1 माध्यम, ये म्यू2 माध्यम, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट ये है नॉर्मल, ये है सरफेस ऑफ सेपरेशन, पृथक्कारी सतह। तो लाइट की रे इधर से आई थी, इसको कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे, और ये सीधा जाने की बजाय रास्ता चेंज कर ली, तो ये है अपवर्तित किरण। अंग्रेजी में बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो डॉटेड लाइन सबसे पहले बनाई थी, इसका नाम है अभिलंब, नॉर्मल। तो हमारा जो नियम है इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी हम पढ़ने वाले। ये नियम तो हमने जो है इतना तो छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। आप 12th लेवल पर अगर इसको लिखना चाहते हैं या बड़े लेवल पर, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। लेट सपोज इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो है ई कैप, नॉर्मल की दिशा में जो है वो है एन कैप, और रिफ्रैक्टेड रे की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, वो है आर कैप। तो ई कैप, एन कैप और आर कैप समतलीय हैं। इनके समतलीय होने की गारंटी क्या है, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकल फॉर्म जो इनकी है, इनका जो गणितीय रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म जो इसकी है लॉ की, वो है ई कैप डॉट आर कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू 0, या ई कैप आर कैप एन कैप बराबर 0। किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं सीक्वेंस वाइज। अगर आप थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स जानते हो तो आपको पता होगा कि ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जो है क्रम विधि में होता है, आगे पीछे किया जा सकता है, किया साइक्लिक ऑर्डर में जा सकता है, मगर चूंकि सामने 0 है तो फिर आप एनी ऑर्डर चेंज कर सकते हो। चलिए, ये आपके सामने फर्स्ट लॉ, आप पॉज करके डायग्राम भी बनाएंगे और नोट भी करेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा लॉ है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का नाम भी है सेकंड लॉ अपवर्तन का द्वितीय नियम
पूरा नाम वैज्ञानिक के नाम पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था ये था आई, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल के बीच का एंगल था ये था आर। तो ये हमारा जो लॉ है ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर जो हमारे हैं इसका फॉर्मूला होगा 1μ2 के बराबर। 1μ2 क्या होता है? 1μ2 इनका सापेक्ष अपवर्तनांक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप लास्ट क्लास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो ये फिलहाल यहाँ पे रिलेटिव यूज की हुई है, सापेक्ष अपवर्तनांक यूज किया गया, परम अपवर्तनांक यूज नहीं किया गया। परम अपवर्तनांक μ1 और μ2 दोनों अलग अलग थे, तो अगर उनको लेना है, ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 और 2 का डिफरेंस अगर आप इसके रूप में लेना चाहते हो तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये फॉर्मूला अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको याद आएगा कि ये क्या था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में ये फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ। ये फॉर्मूला हमें स्नेल्स लॉ कई बार लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसको याद रखना मैं जिस भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये 2/1 ही नहीं होगा, कल को 3/2 भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है। तो ये क्या होगा उसके लिए एक सरल सा याद रखना है। साइन आई अपॉन साइन आर तो पता चलता है लाइट जहां आई थी और जहां गई थी। आई थी उस टाइम जो एंगल था वो ऊपर होगा, गई थी जिस टाइम जो एंगल था वो नीचे होगा। यहाँ तो एलएचएस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ध्यान रखना, जो सामने की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी जहां गई थी वो ऊपर होगा और जहां से आई थी वो नीचे होगा। मींस मैं इसको ऐसा बोलता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला, म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल। ये जो आप इस फॉर्म में अगर इसको याद रखोगे तो ये फॉर्मूला आपसे कभी भी मिसप्लेस या गलत तरीके से नहीं लग पाएगा। तो मैं स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट बता देता हूं आपको कि क्या है। यही स्टेटमेंट है। देखो, जो साइन है इसको अंग्रेजी में पूरा वर्ड बोलते हैं साइन, SINE, और हिंदी में बोलते हैं जया। तो इस फॉर्मूले का क्या नाम है? आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स। ये आपके सामने स्नेल्स लॉ है। ये आपके पास में एक बार फिर से इसका डायग्राम और देन मैथमेटिक्स नोट करनी है आपको। नेक्स्ट, तीसरे नियम की तरफ बात करते हैं। तीसरा नियम, अगर आप परावर्तन का तीसरा नियम याद करोगे तो वही नियम यहां पर भी आपके सामने आने वाला है कि ये जो लाइट आई थी इसकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज न्यू थी, ये जो गई इसकी भी न्यू थी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वहां पर एक घटनाक्रम ऐसा था कि वहां पर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट भी सेम थी, तो वेवलेंथ भी सेम थी। रिफ्लेक्शन में चूंकि ये रिफ्रैक्शन है, मीडियम अलग अलग है, तो लेट सपोज यहां पर स्पीड जो है पहले वाले के अंदर वो है v1 चाल प्रकाश की, और दूसरे वाले में जो स्पीड है, जो चाल है वो है v2। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी मगर वेवलेंथ अलग होगी। क्या होगी वेवलेंथ, उसके ऊपर बात करते हैं। तो लिखो लाइन आप कॉपी के अंदर, थर्ड रूल, तीसरा नियम। तीसरा नियम आप लिखेंगे, आपतित किरण व अपवर्तित किरण की आवृत्तियां समान होती है।
आपतित किरण व अपवर्तित किरण की आवृत्तियां समान होती है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इक्वल एंड इट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता तो ध्यान देना मेरी तरफ, चूंकि ऐसा है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट स्पीड के बराबर होता है। वेवलेंथ बराबर इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड होता है। तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति चाल के बराबर होता है। तो पहले वाले में अगर वेवलेंथ थी λ1 और दूसरे वाले में थी λ2, तो हमारे पास λ1 इंटू न्यू बराबर हो जाएगा v1 और दूसरे वाले के लिए λ2 इंटू v न्यू इक्वल टू हो जाएगा v2। भाग अगर मैं दूंगा तो ये बन जाएगा λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, न्यू से न्यू कट जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू v1 अपॉन c इंटू c अपॉन v2, c के ऊपर नीचे गुणा कर दी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज μ2 and it is μ1, it is 1 upon μ1 and it is μ2। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा μ2 upon μ1। अगर आप ध्यान से देखोगे स्नेल के नियम का RHS यही था, तो वो वेवलेंथ्स के रेशियो के बराबर भी होता है। तो वेवलेंथ्स आर डिफरेंट। तो आप नीचे उसी लाइन में नोट करने से पहले ये विद्या एक लाइन और लिखेंगे नीचे, जो आपने लास्ट लाइन लिखी थी, ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधारित है, इट इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। उसके नीचे एक लाइन और डालें, चूंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इस कारण दोनों माध्यमों में तरंग दैर्ध्यों के मान भी अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी में एज स्पीड्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन बोथ मीडियम्स, सो वेवलेंथ्स of light are different in both mediums। चलिए आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, देन हम अगले टॉपिक पर चलने वाले हैं। देखिए, अब हम थोड़ी सी उस बात को करते हैं कि लाइट जो आएगी वो अभिलंब के पास आएगी कि दूर जाएगी, उस बात को थोड़ा सा कंसीडरेशन करते हैं। मतलब हम एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ को देख रहे हैं। हम एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ की बात कर लेते हैं। स्नेल के नियम का अनुप्रयोग करके देख लेते हैं। एक ही अनुप्रयोग, ज्यादा नहीं। हमारे पास ये माध्यम है μ1, ये वाला माध्यम μ2, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। अब एक लाइट की रे इधर आई, ये एंगल था I, इसको सीधा जाना था ये मुड़ करके चली गई R एंगल पर। स्नेल कहता है साइन I बट्टा साइन R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ठीक है, यहां तक तो कोई बात है ही नहीं, स्नेल का नियम ही लिखा है। अब पहली स्थिति ये हो सकती थी कि स्पष्ट हमारा ये हो सकता था कि ऊपर जो माध्यम है वो विरल है, वो रेयर है, और नीचे जो माध्यम है वो सघन है।
डेंसर है। तो सघन और विरल में अंतर क्या होता है? सघन और विरल में थ्योरेटिकली तो डिफरेंस ये कि सघन में अणु पास पास होते हैं, विरल में दूर दूर होते हैं। तो ऐसा समझ लो कि जो प्रकाश है उसको चलने के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल से मिलने वाला है सघन माध्यम में। आपको एक गाड़ी चलानी है एक खाली रोड पर और एक ट्रैफिक वाली रोड पर, तो ट्रैफिक वाली पर गाड़ी स्लो चलेगी। तो प्रकाश जो है सघन माध्यम में स्लो चलता है। स्लो चलता है तो उसके लिए C/V इसका फॉर्मूला होता है। तो V अगर कम होएगा स्लो चलने के कारण तो म्यू का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपका जो म्यू सघन होता है वो ग्रेटर देन म्यू विरल होता है। अंग्रेजी में बोलूं तो जो म्यू डेंसर का होता है वो ग्रेटर देन म्यू रेयरर का होता है। रेयरर वाले का मान कम होगा, डेंसर वाले का मान ज्यादा होगा। अगर आप पुराने उदाहरण देखोगे तो हवा के लिए मान था लगभग 1.0003 था, मगर लगभग 1। कांच के लिए था 1.5, मतलब कांच सघन है, वायु विरल दिखाई भी देता है। नेक्स्ट, इस सवाल के अंदर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सघन वाले का 2 था, विरल वाले का 1 था। तो आपको इस सवाल में ये मिलेगा μ2 ग्रेटर देन μ1। जो ये चीज है ये होगा μ2। जो ये चीज है, इस चीज के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास जो लाइट है वो μ2/μ1 के हिसाब से अगर आ रही है तो आपको पता चलेगा कि ऊपर अंश में बड़ी चीज है, हर में छोटी चीज है। तो ये भाग देने पर वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी। ऊपर बड़ी चीज है तो 1 से बड़ा मान आएगा। तो आप इस साइन आई अपॉन साइन आर का मान बोल सकते हैं कि ये मान ग्रेटर देन 1 आने वाला है। तो तिरछी गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई साइन आई ग्रेटर देन साइन आर आने वाला है। तो आपको ये पता चलेगा कि एंगल आई का मान जो आने वाला है वो एंगल आर की तुलना में बड़ा आने वाला है। दिख भी रहा होगा एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है। सीधी निकल जाती तो एंगल ये होता, उससे छोटा हो गया। नेक्स्ट, दूसरी स्थिति देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड ये है कि लाइट इधर से आई, सीधा जानी थी, उधर भागी। नाउ इट वाज एंगल आई एंड इट इज स्टिल एंगल आर। ये ऊपर μ1 है, ये μ2 है। ऐसा कब होगा? जब ऊपर सघन होगा और नीचे वाला माध्यम कौन हो जाएगा? विरल। ऊपर डेंसर और नीचे रेयरर। अभी भी साइन का फॉर्मूला वही आना है, साइन आई अपॉन साइन आर। इस फॉर्मूले के आधार पर जब आप सामने μ2/μ1 रखने वाले हो तो आपको पता चलेगा μ2 इस बार कम है, विरल वाले का कम होता है। तो ये छोटा है और नीचे बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या होगी तो मान 1 से कम आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर का मान 1 से कम आएगा। इट मीन्स साइन आई इज लेस देन साइन आर आएगा। इट मीन्स एंगल आई इज लेस देन एंगल आर आएगा। इस बात को जैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल आई इतना ही है, ये एंगल आर बड़ा हो गया। तो इसको जो है केस सेकंड और केस फर्स्ट को हम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं और क्या नाम देते हैं? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का नाम होगा जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रविष्ट होता है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। When light enters in denser medium from rarer medium, then it bend towards the normal. आप इसके नीचे पॉज करके इसका काम नोट करेंगे। देन केस सेकंड में जब आप पहुंचेंगे तो केस सेकंड में आप लिखेंगे जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रविष्ट होता है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। When light ray enters in rarer medium from the denser medium, then it is displaced away from normal. चलिए, तो ये रहा आपके सामने हमारा जो है आज का
छोटा सा एक टॉपिक हमने लिया जो है रूल का, यह आपको जो है आज अभी नोट करना है। चलिए तो आज के लिए बाय आप लोगों को।